बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस ने अलग अलग फ़ैसला दिया। फिर अपना ये फ़ैसला सुनाने के बाद जो है ये मामला भेज दिया गया है रेफरी जज की तरफ। रेफरी जज की नामजदगी के लिए चीफ जस्टिस को जो है ये मामला भेजा गया है। 20 अप्रैल को रेफरी जज सेलेक्ट करेंगे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कि कौन अब ये मामला हैंडल करेगा। इस सारी सूरत हाल पर शहबाज गिल कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने पहले ही शोर शराबा शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि झूठी बातें ऐसी ना फैलाई जाएं, ये खालिसन अदालती मामला है, अदालत को फैसला करने दें। दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हैरानगी है कि जमानत के 4 रोज बाद दूसरे जज का इख्तलाफी नोट सामने आया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर ये बताइएगा कि पहले आप लोग कह रहे थे कि जी जमानत हो गई, फिर एक जज का इख्तिलाफी नोट सामने आ गया, अब रेफरी जज फैसला करेगा, अब क्या तवक्कुआत हैं आपको? देखिए, एक तो दुरुस्तगी कर लें, हम नहीं थे कह रहे जमानत हो गई होगी, पूरा पाकिस्तान कह रहा था, इसलिए कि जो जमानत के होने का फैसला है कि बेल अलाउड है और 50-50 लाख के दो जो बेल बॉन्ड्स हैं वो दाखिल कराए जाएं, वो ओपन कोर्ट में अनाउंस किया कोर्ट एसोसिएट्स ने। और उसके बाद ये खबर जो है वो जाहिर है आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है, पूरे मुल्क में फैल गई। शाम को इस पे टॉक शोज हुए, अगले दिन ये शायद सुर्खियां थी अखबारात की, अगले रोज भी खामोशी रही और 3 दिन तक लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे भी ये बात रही कि जमानत हो गई है। अलबत्ता कोई 24 घंटे या 36 घंटे गुजरने के बाद जब ऑर्डर नहीं मिल रहा था तो फिर ये जरूर पूछना शुरू कर दिया लोगों ने कि मसला क्या है। और लेटर स्टेज पे पता चला कि जो जूनियर जज हैं बेंच के जो हिस्सा थे जस्टिस असद जावेद घुराल साहब, वो शायद इसमें डिसेंटिंग नोट अपना देना चाहते हैं, उन्होंने एग्री नहीं किया फैसले के साथ और बाद में फिर वही हुआ उनका वो जो इख्तिलाफी फैसला। आजम नज़ीर तारड़ साहब ये बताइए कि ये जो सूरत हाल दरपेश हुई आपको, अगरचे शहबाज शरीफ साहब के मामले में, कि एक अदालत में एक वाक़या होता है, सबको यूं लगता है कि ज़मानत हो गई, उसके बाद फिर अचानक पता चलता है कि ज़मानत नहीं हुई, उसके बाद फिर जो फैसले आते हैं एक फैसले में लिखा और फैसलों का आधा हिस्सा इस बुनियाद पे है कि मैंने अदालत में ये कहा था और मैंने चैम्बर में वो कहा था। जी हबीब साहब, ये तकलीफ दे बात है, इस तरह होता नहीं है। मुझे भी अब इस अदारे से वाबस्ता हुए लाहौर हाई कोर्ट में मैं 1994 से वकालत कर रहा हूँ। मेरे लिए भी ये शायद पहला मुकदमा है जिसमें इस तरह हुआ है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मैं तो बतौर वकील ये समझता हूँ कि जो ज़्यादा परसेप्शन जो है या जो शकूक व शुबहात हैं वो इसलिए पैदा होते हैं कि अगर उसी रोज़ अलामिया जारी कर दिया जाता घंटे 2 घंटे के बाद कि जजमेंट जो है एट वेरिएंस है और उसमें इख्तलाफ है, इसलिए इंतज़ार किया जाए और हाई कोर्ट की वेबसाइट को अपडेट करके वहाँ पे लिख दिया जाता कि केस येट पेंडिंग या रिजल्ट अवेटेड। हाई कोर्ट की वेबसाइट जो कि हमारे पास एक मुस्तनद जरिया है नतीजा मालूम करने का, उसमें बुध वाले दिन ये फैसला अनाउंस हुआ है, जुमे रात को भी जुमे को भी वहाँ पे आया बेल अलाउड है। इसी तरह अखबारात टीवी में आने के बावजूद कोई अलामिया जारी नहीं किया गया, कुछ नहीं कहा गया। तो जाहिर है अब देखिए तारड़ साहब सॉरी, लेकिन आप इस बात को तो बेहतर जानते हैं कि हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर गलतियां हो सकती हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर अक्सर गलतियां हो जाती हैं केस के रिपोर्टिंग केसेस के अंदर, मीडिया के ऊपर गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जब तक एक जज ऑर्डर साइन नहीं करता तो वो ऑर्डर मौजूद नहीं होता। और आपने जो डिसेंटिंग नोट का अगर इंट्रोडक्शन पढ़ा हो, जो कि जरूर आपकी नजरों से गुजरा होगा, तो जज साहब कहते हैं कि मैंने कहीं भी ना चेंबर के अंदर ना चेंबर के बाहर मैंने इस ऑर्डर में बेल ग्रांट करने के ऑर्डर से एग्री नहीं किया था। अब वो उनके 2 जज साहिबान के दरमियान क्या बात हुई, आके उन्होंने ओपन कोर्ट में उनके अहल मत ने क्या कहा, ये बातें बात की, लेकिन जज साहब का, डिसेंटिंग जज साहब का ये कहना है कि मैंने ना चेंबर में ना चेंबर से बाहर बेल ग्रांट करने के ऑर्डर से एग्री किया था। साथ में आप खुद मेरे से ज्यादा समझते हो माशाल्लाह, और आप भी इस सिस्टम का हिस्सा हो। मेरे लिए ये सूरत हाल बड़ी तकलीफ दे है, वो इसलिए कि बतौर वकील मैं समझता हूँ कि इस तरह तो फिर रोज ही जो केसेस हैं उनके फैसले बदल जाया करें। इतना
زیادہ تشہیر کے بعد یعنی کہ کوئی ایسا ٹی وی چینل نہیں، کوئی ایسی اخبار نہیں، یہ نہیں آیا. مجھے صرف ایک بات کی حیرانگی ہے کہ اگر انہوں نے بیل ڈسمس کی تھی اور دوسرے جج صاحب نے بیل گرانٹ کی تھی اور یہ فیصلہ متفقہ نہیں تھا تو ہمیں کنوے کرا دیا جاتا ہے. بطور وکیل میں یہ بات کر رہا ہوں، کورٹ کا سٹاف کا بندہ آپ کو آ کے کہتا ہے کہ جی یہ مٹھائیاں بانٹنا بند کرے، فیصلہ نہیں ہوا. ہمارے جج صاحب نے اس پہ ڈیسنٹ کر دیا یا وہ طاہر صاحب عدالت میں کیا ہوا تھا؟ آپ ریکاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ عدالت میں جب آپ بحث کر رہے تھے تو اس وقت کیا ماڈل تھا؟ بحث چلی ہے جی، میں نے آرگیو کیا ہے منگلوار روز تقریباً 1.25 گھنٹے. اس کے بعد نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی ہمیں ہر صورت میں ٹائم دیا جائے کہ میں آج اس کو کنکلوڈ نہیں کرنا چاہتا. اس پہ کورٹ نے انہیں کہا کہ آپ کورٹ کو ڈکٹیٹ نہ کیا کریں، آپ کے پاس ریکارڈ سارا موجود ہے، تازہ بحث ہوئی ہے، ابھی 1.5-2 کا ٹائم ہے، آپ آدھا پونا گھنٹہ لیں، آپ اپنی باتیں بتا لیں. انہوں نے جب بہت زیادہ ضد کی تو کورٹ نے جو پروسیڈنگز تھی وہ اگلے دن کے اوپر پوسٹ کر دی، یعنی 13 اپریل سے کیس چلا گیا 14 اپریل کے اوپر. 14 اپریل کو رمضان المبارک کا پہلا دن تھا تو انہوں نے جو ڈویژن بینچ کا ٹائم ہے وہ نوٹیفائی کر دیا، باہر نوٹس لگا دیا کہ 10 بجے بینچ بیٹھے گا. 10 بجے کچھ روٹین ورک کے بعد تقریباً 10:30 بجے یا 10:20 کے اوپر اس کیس کی ہیئرنگ شروع ہوئی اور اسے ریزیوم کیا پروسیکیوٹر نے جو نیب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے فیصل بخاری صاحب. میرے خیال میں انہوں نے کوئی تقریباً 1.5 گھنٹہ لیا ہوگا. مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے میں نے جب کنکلوڈنگ کوئی 5 یا 7 منٹ کی گفتگو کی ہے تو 12:15 کا ٹائم ہو گیا ہوگا. سر جج صاحبان کا کیا کامنٹس تھے؟ کیا یہ ویرینس بحث میں نظر آ رہی تھی؟ نہیں ساتھ نہیں، کچھ اس طرح کے بالکل نہیں تھے کہ جس سے یہ واضح ہو رہا ہو کہ یہ چیز ایسے ہے اور ایسے نہیں ہے. سوالات دونوں طرف سے ہو رہے تھے دونوں جج صاحبان، اور اسی طرح کی ایکسرسائز 1 ہفتہ پہلے آحت چیمہ کے کیس میں ہوئی تھی جس میں نیب پروسیکیوٹر کو سننے کے بعد اور ہمیں سننے کے بعد بینچ رائز کر گیا تھا اور 5 یا 10 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد میرے خیال میں آحت چیمہ میں اس کیس میں 10 منٹ تھے. کچھ دیر کے بعد فیصلہ سنا دیا گیا کہ بیل گرانٹ ہو گئی ہے اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد ان کا فیصلے کی کاپی ہمیں مل گئی. اس کیس میں جب ہم اس کیس میں عدالت کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور روز کی یہ روٹین ہے، اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم، یہ روز ہوتا ہے کہ جج صاحبان اٹھ کے اندر چلے جاتے ہیں. کئی دفعہ وہ آن دا فیس آف پارٹی اس لیے بھی نہیں سناتے کہ ایک پارٹی کوئی اگر ادروائز یا حق میں ہے تو وہ شور پڑ جاتا ہے، وہاں پہ مبارکیں اور سلامتوں کے شور مچ جاتے ہیں. کورٹ میں رش زیادہ تھا، انہوں نے بلکہ اسے کم بھی کروایا اور اندر سے جب وہ ان کا اہلکار نکلے تو انہوں نے ریڈر کو انفارم کیا اور اس نے خود اس نے پہلے بولا اور پھر ریڈر صاحب نے کہا جو کورٹ ایسوسیٹ ہیں کہ جی 50 لاکھ کے ضامنوں کے عوض تمام بیل پٹیشنز، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے علاوہ 3 درخواست ضمانت تھی، وہ بھی انسان ہے آخر، وہ ظاہر ہے وہ پاکستانی شہری ہیں، وہ کوئی جانور تو نہیں ہے. ان کی بیلوں کے آرڈر کے مطابق جو رجسٹر کے مطابق وہ بھی الاؤ ہوئی ہیں. جب ہم نے پتہ کیا تو جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے کورٹ سٹاف کے مطابق وہ تینوں الگ الگ درخواستیں بھی گرانٹ کر دی گئی ہیں، لیکن ان میں نہ ابھی تک کوئی اختلافی نوٹ ہے اور نہ ہی ان سے کنکر کیا گیا ہے. تو یہ بڑی عجیب صورتحال ہے. بطور اختلافی نوٹ کا قصہ بھی ایک اعظم نذیر طاہر صاحب بڑا دلچسپ ہے کہ ایک طرف جو ایک جج صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ 70 سال ایک آدمی کی عمر ہے، کینسر سروائیور ہے اور کافی مشکل میں ہے، بیمار، مطلب اس کو اور مقدمہ بھی سٹیج پہ ہے کہ جہاں پہ اس کا اندر رہنا ضروری نہیں ہے. دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی 70 سال عمر بھی ہے، بینچ بھی، اس کو کینسر بھی ہوا ہے، لیکن جو دوائیاں اندر کھانی ہے وہی باہر کھانی ہے. مجھے معافی کے ساتھ آپ 2 وکیل سعد رسول صاحب اور آپ اعظم نذیر طاہر صاحب، آپ تو خیر وکلاء کے رہنما بھی ہیں، آپ اگر دونوں یہ مجھے اجازت دیں یہ کہنے کی اور میرے سے یہ وعدہ کریں کہ اگر آپ مجھ پہ کوئی کیس ہوا تو آپ بھگتیں گے کہ یہ آرگیومنٹس ہیں فیصلے میں.
میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر آپ نے سرفراز ڈوگر صاحب کا، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کا فیصلہ پڑھا ہو تو وہ 10 صفحات پہ ہے جو اب گردش کر رہا ہے میڈیا کے توسط سے، کیونکہ آرڈر دستخط ہو چکے ہیں۔ جو سینئر جج صاحب ہیں جنہوں نے بیل گرانٹ کی ہے، انہوں نے 5 نکات پہ بیل گرانٹ کی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ کی شہادت نہیں ہے، ایک FTT شہباز شریف کے اکاؤنٹ پہ نہیں آئی، اور یہ ریکارڈ کے مطابق درست بات ہے۔ انہوں نے کہا جو دوسرے لوگوں نے وصول کی ہیں، ان کے بیٹوں نے یا ان کے دیگر رشتہ داروں نے لوگ ہیں، ان کی عمریں زیادہ ہیں، 47 41، وہ کاروبار کرتے ہیں، اس لیے یہ FTTs انہیں اکٹھی نہیں کی، لہذا منی لانڈرنگ کا آفینس نہیں بنتا، اور ساتھ میں 2 ججمنٹس کا حوالہ دیا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میرے لیے حیرانگی کی بات ہے کہ جب شہباز شریف کو آشیانہ ریفرنس میں پکڑا تھا، یہ انکوائری اسی وقت آتھورائز کر دی گئی تھی، رمضان شوگر کی بھی آتھورائز کی گئی، ان کی گرفتاری رمضان شوگر میں تو ڈالی گئی لیکن یہ روک لی گئی، اور جب یہ ساری ضمانتیں ہو گئیں اور سپریم کورٹ تک بحال رہی تو اس کے بعد یہ انکوائری کھولی گئی، تو یہ میلافائڈی ہے، انہیں کیوں گرفتار نہیں کیا گیا؟ طارق صاحب ساتھ ہی ساتھ کامنٹ بھی کر دیجئے، جو ڈسینٹنگ جج صاحب ہیں وہ تو بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ ٹی ٹیز کا کوئی جواب نہیں تھا شہباز شریف صاحب کے پاس، ایسٹس کیسے بنے ان کے بیونڈ انکم، اس کا کوئی جواب نہیں تھا، بلکہ ان کا آرگومنٹ ان کی ججمنٹ میں سر یہ ہے کہ کہ نیب نے یہ پروو نہیں کرنا تھا، جو کہ اب سپریم کورٹ کی اسٹیبلش جورسپروڈنس ہے کہ نیب نے پروو نہیں کرنا تھا کہ شہباز شریف صاحب کے ایسٹس بیونڈ مینز ہیں۔ جب نیب نے دکھا دیا کہ ایسٹس بیونڈ مینز ہیں تو شہباز شریف صاحب نے منی ٹریل پروو کرنی تھی، جو کہ بقول جج صاحب کے وہ بالکل بھی سرے سے نہیں کر سکے۔ اتنی ویرینس کیسے ہو سکتی ہے سر 2 آرڈرز کے درمیان؟ مجھے میرے لیے یہی بات تو تکلیف دہ ہے، آپ ایک دفعہ سینئر جج کا آرڈر پڑھ لیں اور پھر آپ دوسرا پڑھیں تو آپ کو احساس لگتا ہے کہ 2 مختلف مقدمے ہیں سر۔ نیب کا اپنا کیس ہے، سن لیں، نیب کا اپنا کیس ہے ریفرنس میں کہ شہباز شریف کے جو ایسٹس ہیں ان میں جو تفاوت، جو فرق ہے وہ 27 کروڑ کا ہے، اور وہ ہم نے ان کو اکاؤنٹ فار کر کے دیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو سارے بندے ہیں 13-14 لوگ ان کی فیملی کے ارد گرد کے، ان کے اثاثے بھی شہباز شریف کے اثاثے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں بینامی کا قانون، اور بینامی میں ساتھ میرے سے زیادہ آپ بھی جانتے ہو، ہم بھی روز یہی کیسز کرتے ہیں، خالد عزیز کیس لے لو، جاوید ہاشمی کیس لے لو، غنی الرحمان کیس لے لو، حاکم علی زرداری کا کیس لے لیں، آپ حیات اللہ خان کا کیس لے لیں، آپ ابھی ریسنٹ پاس میں جنہوں نے خود کیسز کی ہے، اسی بینچ نے انجینئر آصف مظہر کا کیس، یہ ساری باتیں ٹرائل کے کنکلوژن پہ زائدہ ستار سے لے کے آج تک یہی قانون ہے، اور وہ ساری ججمنٹس سینئر جج کے فیصلے میں موجود ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو جونیئر جج صاحب ہے وہ کسی ججمنٹ کا حوالہ نہیں دیتے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ زبانی کہہ دینا نیب کی طرف سے بہت ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آخر پہ انہوں نے کہا کہ 110 میں سے ایک گواہ نے بھی شہباز شریف کے خلاف بیان نہیں دیا، اور نیب پروسیکیوٹر نے اس پہ کنسیڈ کیا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ جائیں جا کے 265K میں ٹرائل کورٹ سے بریت لے لیں۔ میں نے کہا میرا کیس اسی بات پہ فردر انکوائری کا بن گیا۔ جونیئر جج صاحب نے لکھا ہے کہ کاؤنسل فار پٹیشنر کا آرگومنٹ تھا کہ 110 میں سے ایک گواہ نے بھی شہباز شریف کو امپلیکیٹ نہیں کیا، تو میری نظر میں وہ 265 دائر کر سکتے ہیں، لوگر کی آزادی جو لبرٹی ہے، آرٹیکل 4 اور 10A کے ہوتے ہوئے اس کو ہم مذاق نہ بنائیں۔ میں اس پہ اس سے زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن باہر کیف یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور خاص طور پہ 3 دن کی خاموشی اس میں نہیں رہنی چاہیے تھی۔ اگر اختلاف تھا تو پہلے گھنٹے میں، دوسرے گھنٹے میں، تیسرے گھنٹے میں، اسی شام کو یہ اعلان ہو جانا چاہیے تھا۔ بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہمارے ساتھ موجود تھے اعظم نذیر طاہر صاحب۔ حبیب صاحب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی معاملہ تھا اسی وقت سامنے آ جاتا، اتنا ڈیلے کیوں ہوا کہ 3 دن بعد دوسرے جج کا اختلافی نوٹ سامنے آیا؟ دیکھیے جو اختلافی نوٹ آنا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور جس طرح اگرچہ اور اس میں کتنے بھی دور کے دلائل ہو سکتے ہیں، آپ کسی ایک دلائل کے ان کی کوالٹی کے بارے میں آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے، اور دوسرے فیصلے میں جو ویریئنٹ جو ڈیفرنٹ فیصلہ اس کے بارے میں اس کے دلائل کے اوپر آپ کی مختلف رائے ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں جو فیصلہ جس فیصلے کی بنیاد پہ، یعنی چونکہ اب تو اسپلٹ ہے فیصلہ، لیکن جو اختلاف جو جونیئر جج صاحب اسجد گرہال صاحب ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ہائی کورٹ سے ہم اس سے بہتر فیصلوں کی توقع کرتے ہیں، اس سے بہتر لینگویج کی، اس سے بہتر استدلال کی، اور اس سے بہتر قانون کی اپلیکیشن کی۔ تو یہ تو بات بہرحال یہ میری رائے ہے، اور یہ فیصلے کے بعد تو رائے دی جا سکتی ہے۔ بالکل 2 ججز کا الگ الگ فیصلہ
जानना इस पर आपकी राय। मैंने दोनों जजमेंट्स पढ़ी हैं, तफसीलन पढ़ी हैं। जो डिसेंटिंग जजमेंट है उसके साथ ना तो हाई कोर्ट की लैंग्वेज से कोई मुख्तलिफ उसकी लैंग्वेज है, हाई कोर्ट के जजेस की लैंग्वेज ऐसी होती है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की लैंग्वेज ऐसी होती है, जो उसके अंदर मैटर्स रेज किए गए हैं उसको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया। ये बात करनी कि शहबाज शरीफ साहब के बच्चों के नाम के ऊपर टीटीज गई चीफ मिनिस्टर हाउस से, चीफ मिनिस्टर हाउस के बंदे ने भेजी, वो उसका एडमिशन मौजूद है, उसने कहा हाँ मैंने भेजी, वो बंदे की गवाही मौजूद है, इसको किसी ने रिबट नहीं किया। हाँ, हम टेक्निकलिटीज में पढ़ सकते हैं कि ये 1986 के अंदर एक जजमेंट के अंदर लिखा था कि ये वाली बात नहीं कंसिडर हो सकते, 1987 में लिखा था कि ये बात नहीं कंसिडर हो सकते। शहबाज शरीफ साहब की मनी ट्रेल के ऊपर कोई दो राय नहीं कि वो पहले भी प्रेजेंट नहीं हुई थी, वो मेजॉरिटी जजमेंट के अंदर भी प्रेजेंटेड नहीं है, वो माइनॉरिटी जजमेंट के अंदर भी प्रेजेंटेड नहीं है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं। जो हबीब साहब ने बात की, ये बात भी मैं इससे बहुत ज्यादा इख्तलाफ करता हूं। गुजारिश ये है कि ये रिवायत को डोगर साहब ने शुरू की है। सबसे पहली बात ये कि आपने काजी फाइज़ साहब के फैसले नहीं पढ़े, जहां पे वो शुरू करते हैं, जहां पे उनके नोट में शुरू होता है कि मुझे आसिफ खोसा साहब ने ये कहा, मैंने उनको कुछ और कहा था। ये बातें तो पिछले 2 साल से चल रही हैं कि एक जज साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दूसरे जज साहब के बारे में एक बात कर रहे हैं, दूसरे जज साहब उनके बारे में दूसरी बात कर रहे हैं। आसिफ खोसा साहब के फैसला भी मौजूद है, काजी फाइज़ साहब का नोट भी मौजूद है। ये बात करनी है, अगर मैं और हबीब साहब किसी एक बेंच के अंदर, और दोनों बातें गलत नहीं है, ना काजी फाइज़ साहब गलत कह रहे हैं, अगर वो अपने मौकफ को क्लैरिफाई करें तो वो गलत नहीं कर रहे, अगर आसिफ खोसा साहब अपने मौकफ को क्लैरिफाई करें तो गलत नहीं कर रहे। यहां पे भी जो 2 जज साहबान है, अगर वो जजमेंट में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर सकते, वो आके इख्तिलाफी नोट में बीपर पे तो नहीं बैठ सकते, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जजमेंट लिख सकते हैं। तो जजमेंट में उन्होंने बताना है कि क्यों मैं डिसेंट कर रहा हूं और क्यों मेरे सीनियर जज ने कहा कि नहीं बेल ग्रांट हो गई। तो क्या तरीका है इसको बताने का? क्या करें, एक तरफ जजमेंट के अंदर इस तरह की कोई बात ना करें, दूसरी तरफ एक रिपोर्टर को फोन कर दें? ये तो नहीं हो सकता। जज साहिबान सिर्फ और सिर्फ अपनी जजमेंट के थ्रू बात करते हैं, जिस वजह से हबीब साहब डोगर साहब ने अपने ऑर्डर के अंदर लिखा कि मेरे से नहीं पूछा गया था। सच है या झूठ है ये बाद में देखेंगे कि क्या वो सच बोल रहे हैं, आप अंदाजा लगाएं साहब, मेरा यही तो लेकिन अपने ऑर्डर में लिखेंगे क्योंकि सिर्फ यही तरीका है उनका बताने का, और कोई मेरा यही तो आर्ग्यूमेंट है। अब जब आप ये बात कर रहे हैं कि किसने किसको फोन किया, किसने किससे बात की, क्या ये बात हमें करनी चाहिए कि ऐसा फैक्ट जिसका बताने वाला एक हो? क्या अदालत अपने नुक्ते नजर से ये फैक्ट सफे कागज पे ला सकती है? मेरा ख्याल है जजेस को इससे गुरेज करना चाहिए। गुरेज करना चाहिए। ब्रेक जाने पड़ेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो लाहौर समेत पंजाब भर में चीनी नहीं मिल रही, आखिर ये चीनी कहां गई है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सूरत हाल ये है कि आवाम ख्वार हो रही है लेकिन चीनी नहीं मिल रही। लाहौर समेत पंजाब भर में यही सिलसिला चल रहा है। अगर चीनी मिल रही है तो वो रमज़ान बाज़ारों में मिल रही है। वो किस तरह से मिल रही है वो कल भी अपने नाज़रीन को हम दिखा चुके हैं। लाहौर की क्या सूरत हाल है, पंजाब में क्या चल रहा है, ये भी हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। लेकिन क्या दीगर सूबों में चीनी आसानी से मिल रही है या वहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल है, ये हम अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे कराची का, जहाँ हमारे ब्यूरो चीफ हमारे मौजूद हैं असलम खान। असलम, बताइएगा क्या कराची के आवाम भी, कराची वाले भी लाहौर की तरह ही, लाहौर वालों की तरह ख्वार हो रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, अंगूठों पर निशान लगा रहे हैं, 2 घंटे कतारों में लगकर 2 किलो चीनी मिल रही है? कराची में उस तरह सूरत हाल नहीं है, ना सिर्फ ये कराची बल्कि सिंध भर में। अगर हम बात करें जो मार्केटों में, अगर हम बात करेंगे चीनी की, तो 98 रुपए, 99 और 100 रुपए किलो तक में चीनी दस्तयाब है फी किलो। कहीं कहीं पर ये 105 रुपए फी किलो भी फरोख्त की गई और कहीं हो भी रही है। लेकिन अगर हम बात करें अक्सरियती इलाके या 95% इलाके ऐसे होंगे जहाँ चीनी इस वक्त 98 रुपए से 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। और जहाँ लाइनों की आपने बात की, वहां लाइनें यूटिलिटी स्टोर्स पर कहीं कहीं देखी गई हैं। शहर में 90 यूटिलिटी स्टोर हैं जहां पर चीनी फी किलो 68 रुपए मिल रही है। अगर हम जायजा लें मार्केट का, जहां चीनी 100 रुपए मिल रही है और वहीं यूटिलिटी स्टोर अगर 68 रुपए फी किलो चीनी दे रहा है, इसमें 32 रुपए फी किलो पे सब्सिडी है। तो वहां यानी पर चीनी अगर कोई 68 रुपए की लेना चाहता है या 65 रुपए की लेना चाहता है तो वो भी ले ले, और दुकानों पर भी दस्तयाब है चीनी, ये आप बता रहे हैं? शॉर्टफॉल कोई नहीं, आसानी दस्तयाब है और आसानी दस्तयाब है। अच्छा, बहरहाल कराची वालों को ये बताएं कि लाहौर वालों के लिए दुआ करें, क्योंकि लाहौर में चीनी आसानी दस्तयाब नहीं है।
लाहौर में हमें लाइनें लगानी पड़ रही हैं। सही, बहुत शुक्रिया। असलम खान हमारे साथ कराची से मौजूद थे, कराची की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। लाहौर की क्या सूरत हाल आप भी जानेंगे, लेकिन पेशावर में क्या चीनी मिल रही है नहीं मिल रही ये जानेंगे। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बताइएगा, पेशावर वालों को तो नहीं ख्वार होना पड़ा? देखिए, पिशावर की सूरत हाल लाहौर से कदरे बेहतर है। यहाँ पर चीनी मिल तो जाती है, 3 मुख्तलिफ वैरायटियाँ यहाँ पर पिशावर में मिल जाती हैं। और ये सूरत हाल न सिर्फ पिशावर बल्कि तकरीबन तमाम खैबर पख्तूनख्वा की इसी तरीके से है। यूटिलिटी स्टोर पर हुकूमत की सब्सिडाइज चीनी जो है वो मिल रही है 68 रुपए फी किलो के हिसाब से। और इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से भी सब्सिडाइज चीनी जो है वो मिलती है, लेकिन वो थोड़ी सी महंगी है, वो 85 रुपए फी किलो के हिसाब से मिलती है। जबकि ओपन मार्केट में चीनी जो है वो 110 रुपए मिलती है। तो यहाँ पर शॉर्टेज तो नहीं है। यूटिलिटी स्टोर में यानी अगर आप सस्ती चीनी खरीदना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 1 घंटा भी हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है, और थोड़े इंतजार के बाद आपको 68 रुपए फी किलो चीनी मिल जाती है। किल्लत तो नहीं है चीनी की किसी जगह पे यूटिलिटी स्टोर में या दीगर जगहों पे? किल्लत है चीनी की या दस्तयाब है आसानी से? यूटिलिटी स्टोर में एक मखसूस तादाद में चीनी आती है, लोगों को वहाँ उस मखसूस तादाद में मिल जाती है। यूटिलिटी स्टोर में 2 किलो 4 किलो और 5 किलो तक चीनी दे देते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं देते। इससे ज्यादा की अगर आपको जरूरत है तो आप ओपन मार्केट में जाके आसानी बिल्कुल बगैर किसी रश के, बगैर किसी तकलीफ के, आप 110 रुपए किलो, आपको 1 बोरी चाहिए 2 बोरी चाहिए, जितनी भी चाहिए आपको आसानी मिल जाएगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ पर पेशावर में चीनी जो है वो बआसानी दस्तयाब है। बहुत शुक्रिया। आमिर जमील हमें रिपोर्ट कर रहे थे। कोयटा क्या सूरत हाल है, बलोचिस्तान में भी चीनी आवाम को आसानी से दस्तयाब है या नहीं, ये हम बता रही हैं। हमारी नुमाइंदा अक्सा हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा मीर बताइएगा, यहाँ की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दीगर सूबों की तरह कोयटा शहर में भी बिल्कुल सेम यही सिचुएशन है। माह रमज़ान का महीना शुरू होने के साथ ही तमाम तर चीज़ों की कीमतें जैसे आसमान को छूने लगी। यहाँ पर जो चीनी है वो इंतहाई महंगी हो गई है। यूटिलिटी स्टोर की अगर मैं बात करूँ तो यूटिलिटी स्टोर में इस वक्त 68 रुपए फी किलो चीनी बिक रही है, और ओपन मार्केट में 105 रुपए से 110 रुपए फी किलो चीनी बिक रही है। आवाम को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोरों में जो चीनी बिक रही है, एक तो वो मेयारी नहीं है, और दूसरी क्वालिटी वाइज वो इतनी ख़राब है कि अगर आप किसी चीनी से अगर कोई चीज़ भी बना रहे हैं तो उसमें मिठास नहीं है। और शहरी ज़्यादातर वो तरजीह दे रहे हैं, ओपन मार्केट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर चीनी 105 से 110 रुपए फी किलो बिक रही है। लोग वहाँ से खरीद रहे हैं। सस्ते बाज़ारों की भी यही सूरत हाल है। हुकूमत की जानिब से कहा तो ये जा रहा था कि सस्ते बाज़ारों में चीनी वाफिर मिकदार में शहरियों को फराम की जाएगी, लेकिन यहाँ पर चीनी की इंतहाई ज़्यादा शॉर्टेज दिखाई दे रही है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोरों में अगर आवाम वहाँ जा रही है चीनी लेने के लिए तो वहाँ पर भी सेम यही सिचुएशन है। अगर 3 से 4 किलो चीनी मिल भी रही है तो आवाम से ये कहा जा रहा है कि अगर आप कोई और प्रोडक्ट लेंगे, मतलब आपने अगर कोई और आइटम लेना है तो उसके साथ आपको चीनी मिलेगी, अदरवाइज शहरियों को चीनी बिल्कुल दस्तयाब नहीं है। लेकिन चीनी मिल तो रही है ना। असल बात तो यह है कि अगर आप 68 रुपए की नहीं लेना चाहते तो आप 110 रुपए की अगर लेना चाहते हैं, आप हुकूमत की सब्सिडी नहीं लेना चाहते, तो चीनी तो मिल रही है ना। चीनी मार्केट में सिर्फ उन दुकानों में से मिल रही है जिन्होंने उन दुकानों में दस्तयाब है जिन्होंने वाफिर मिकदार में अपने पास स्टॉक जमा किया हुआ है। ठीक है, तो हबीब साहब जिस सूबे में बनती है सिर्फ वही नहीं मिल रही, बाकी हर जगह मिल रही है। बहुत शुक्रिया। अक्सा मीर हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थी। दीगर सूबों में तो चीनी मिल रही है, चाहे कुछ महंगी सही, लेकिन लाहौर के इस वक्त क्या सूरत हाल है? हमारे नुमाइंदा राहील अली हमारे साथ मौजूद है। राहील, आप भी सुन रहे होंगे, दीगर सूबों में कुछ महंगी सही लेकिन चीनी दस्तयाब है, लोग आवाम जो है वो चीनी ले रहे हैं। लाहौर की क्या सूरत हाल है? यहाँ पर भी अब चीनी मिलना शुरू हुई है या फिर वही सूरत हाल है कि भाई लानों में लगे और फिर भी 2 किलो चीनी लें और घर जाएं? जी, लाहौर में मैं आपको बता दूं कि लाहौर में रोजाना की खपत जो है वो 12 लाख किलो जो है वो चीनी की खपत है, जो रमजान में बढ़कर 15 से 16 लाख किलो जो है वो पहुंच जाती है। 3 जराए इस वक्त चीनी हासिल करने के। सस्ता रमजान बाजार है, यूटिलिटी स्टोर है, उसके बाद ओपन मार्केट है। सबसे बड़ी जो सबसे ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है वो रमजान बाजार में, जहाँ पर 65 रुपए किलो जो है वो चीनी फरोख्त की जा रही है, और वहाँ पर जो है लाइनों में लगना पड़ता है। ये बताओ, ओपन मार्केट में चीनी की क्या पोजीशन है? हमें वो तो पता है कि 65, 68 की चीनी मिल रही है, लेकिन वो बड़ी जिल्लत ख्वारी के बाद मिल रही है। अल्लाह करे हमारे वज़रा, अफसरान और दीगर कानूनदान भी आएँ जिन्होंने 80 रुपए कीमत की है, वो आएँ और यहाँ पे 65 रुपए की चीनी अंगूठे पे निशान लगवाएं। लेकिन ये बताओ कि
ओपन मार्केट में चीनी क्या पोजीशन है? क्या मिल रही है चीनी ओपन मार्केट में? ओपन मार्केट में सूरत हाल ये है कि लाहौर की तकरीबन 60% दुकानें हैं वहाँ पर चीनी दस्तयाब नहीं है। ठीक है। जो बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पर जो है वो चीनी दस्तयाब है, लेकिन जहाँ आप छोटी दुकानों पे चले जाते हैं, गली मोहल्लों में चले जाते हैं, वहाँ पर चीनी बिल्कुल नहीं दी जा रही, क्योंकि दुकानदारों का कहना ये है कि 98-99 रुपए फी किलो ओपन मार्केट में उन्हें चीनी पड़ी है, जबकि गवर्नमेंट कहती है कि 50 रुपए फी किलो के हिसाब से बेचें। तो इतना बड़ा डिफरेंस जो है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, छापे मारे जाते हैं, जुर्माने किए जाते हैं। तो जब हमें चीनी दस्तयाब ही नहीं करनी गवर्नमेंट ने अपनी कीमत पर, एक्स मिल प्राइस पर, तो हम किस तरह उसको जो है वो 50 रुपए में बेचें? ये वजह है कि ओपन मार्केट में भी जो है वो चीनी दस्तयाब नहीं है। बड़े स्टोर पर जो है वो कुछ चीनी जो है वो दस्तयाब है, लोग जाके वहाँ से खरीद सकते हैं। बहुत शुक्रिया राहिल, हमें लाहौर की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। साथ सूरत हाल आपने भी देख ली। मैं हबीब साहब से पूछना चाह रहा हूँ, देखिए गवर्नेंस का इसमें मसला, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के जो दो मेजर सूबे हैं जहां पे चीनी बनती है, एक पंजाब और एक सिंध, बट पंजाब में सिंध से ज्यादा चीनी बनती है, कि उस सूबे में चीनी मैसर ना हो। तो जरूर बहुत से और मसाइल हो सकते हैं, लेकिन कम अज कम सिस्टम का, स्ट्रक्चर का, गवर्नेंस का एक मसला है। हबीब साहब, पंजाब में क्या स्पेसिफिक बात है आपके ख्याल में? क्या वजह है कि सूबा जिसमें चीनी सबसे ज्यादा बनती है वहां पे दस्तयाब नहीं है, और जहां नहीं बनती वहां पे अगर आप ओपन मार्केट में लेने के लिए जाएं तो जिसको जितनी चीनी चाहिए एक ही इक्वेशन में, इस पूरी इक्वेशन में एक ही तो फर्क है, उस्मान बुज़दार का। उसकी वजह है कि बाकी सूबों में चूंकि उस्मान बुज़दार नहीं है, वहां पे अपनी अपनी तरह के उस्मान बुज़दार है, लेकिन हमारे पास चूंकि असली ते वड्डा उस्मान बुज़दार है, इस वजह से हमारी मार्केट में ये पोजीशन है। बात यह है कि कप्तान प्लस, वसीम अकरम प्लस 25 लाख टन चीनी जिस सूबे में मौजूद हो, 25 लाख टन चीनी इस वक्त हमारे सूबे में मौजूद है, और सूबे में आपको चीनी नहीं मिल रही। आप अगर लेने जाएं चीनी पे, जैसे भी हमारे रिपोर्टर ने बताया, मैं खुद गया हूं, बाजारों में जाके आपको चीनी नहीं मिल रही। अगर आपने लेनी है तो आप बेइज्जत हों बनामे इमरान खान, आप लंगर खाने, पनाह खाने की सूरत में जाएं, वहाँ पे अपनी वहाँ पे उंगली पे निशान लगवाएं, लाइन में खड़े हों, और फिर आपसे वो बदतमीजी भी करें, और बदतमीजी करके आपके ऊपर एहसान करें कि आप चीनी ले जाएं, ताकि आप फ़कीर खुद को समझें। क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिर्फ फ़कीरों की मदद कर सकता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर मिडिल क्लास को नहीं चला सकता। वो आपने उस हकीम का किस्सा सुना है ना, वो जिसके पास पेट के मर्ज के लिए कोई गया, उसने कहा पुत्र पहले तेरे नमूनिया कराना पड़ेगा, क्योंकि मैनू तो सिर्फ नमूनिया दिला जाता। ये पहले पूरी कौम को फकीर बनना पड़ेगा, ताकि इमरान खान के बनाए हुए लंगर खाने और कौन सी गाहें, पनाह गाहें और एहसास प्रोग्राम, हम इससे फ़ायदा उठा सके। क्योंकि इज्जत से जीने का रास्ता जो है वो खान साहब बिजनेसमैनों के लिए भी बंद करते चले जा रहे हैं, और जैसे ये चीनी की सूरत है इसके लिए भी बंद करते चले जा रहे हैं। और इस काम के लिए बेहतरीन शख्स जो उन्हें दस्तयाब है वो उस्मान बुज़दार है, क्योंकि पंजाब ने गलती की है उन्हें वोट देने की। तो लिहाजा अब पंजाब की ये सज़ा है कि इसको, ये चश्मे फलक ने ये नज़ारा देखना था कि गुड गवर्नेंस, ईमानदारी के नाम पे, तब्दीली के नाम पे पंजाब के ऊपर एक ऐसी हुकूमत आती जो पंजाब के लोगों को बताती कि तुम्हारे पास 25 लाख टन चीनी मौजूद है तुम्हारी मिलों में, लेकिन हम तुम्हें नहीं देंगे, तुम्हें नहीं मिलेगी। ब्रेक का भी वक्त आ रहा है, साथ यही सूरत हाल चलती रहेगी। बड़ी तैयारी कर आए थे, उसके बावजूद ऐसा पाकिस्तान हमें दिया। देखिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नेंस जो है उसकी तनकीद होनी चाहिए, कि उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नेंस को या उनकी गवर्नमेंट के अंदर लोगों को बेहतर एडवाइस करना चाहिए, बेहतर स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए, बेहतर प्रोसेसेस बनाने चाहिए। लेकिन क्या ये चीनी बनी? मैं 2-3 बुनियादी सवाल है। क्या ये चीनी बनी है पाकिस्तान में, पंजाब में 25 लाख टन? तो बात यह है कि बनी है, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। मिलों ने बंद तो नहीं कर दिया अपने आप को, चीनी बनी। अगर वो एंड यूजर तक नहीं पहुंच रही तो कहीं दरमियान में किसी के पास पड़ी है? दरमियान में नहीं पड़ी, वहीं पड़ी। अच्छा, मिलों में पड़ी है ये चीनी, पकड़ धकड़ हो रही है, तो हम मिलों में ये चीनी पड़ी है और एंड यूजर तक मिल नहीं रही। यही एक्चुअल इशू है। 100 बातें करे उस्मान बुज़दार साहब को, उनकी बड़ी गलतियां हैं। 2-3 सवाल मिलों वाले से भी पूछने दें, या ये पूछना जायज नहीं? आप ये बिल्कुल करें, या ये पूछना जायज नहीं? समझता हूं जिनके पास लाखों टन चीनी पड़ी है और लोगों को नहीं मिल रही, उनसे सवाल पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते? मैं समझता हूं पाकिस्तान में जो कोई इज्जत से अपना काम करता है ना, उसको उल्टा तो कम से कम लटकाया जाए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो शौकत तरीन क्या हुकूमत की मईशत को ट्रैक पर ले आएंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने अब अपना चौथा वज़ीर ख़जाना मुतारिफ कराया है। शौकत तरीन का नाम है। क्या ये मईशत को ट्रैक पर ले आएंगे? जो मईशत डूब रही थी, क्या सब ठीक हो जाएगा? अवाम जो है पाकिस्तान की वो खुशहाल हो जाएगी? इसी पर हम बात करेंगे। हबीब साहब, आपको लगता है कि चौथा वज़ीर ख़जाना यानी कि शौकत तरीन साहब अब जो है वो कर लेंगे सब कुछ ठीक, मईशत ठीक हो जाएगी? आज उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, कल और परसों कहा था, आप बड़े पूरी उम्मीद थे। अब नहीं, अब नहीं, मैं बिल्कुल 2 दिन में राय जी मैं 2 दिन में अपनी राय बदल चुका हूँ। उसकी वजह, कल मैंने असद उमर साहब का एक इंटरव्यू सुना। असद उमर साहब ने हमारे दोस्त शहजाद के प्रोग्राम में थे वो रात को, और शहजाद ने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि आखिर क्या आपकी कौमी के बारे में क्या राय है, क्योंकि कुछ दिन पहले शौकत तरीन ने एक प्रोग्राम में कहा था कि ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब असद उमर साहब जो हमारे साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हैं और हाल मुकीम मनसूबाबंदी, वहाँ पर अब वो असद उमर साहब पूरे यकीन से कह रहे हैं कि मईशत ठीक है। उन्हें वो कह रहे हैं, अब वो चूँकि एलोक्वेंट तो बहुत है, फसीह बलीग आदमी है और ख़ूबसूरत भी हैं, इसलिए उनका कहा हुआ कुछ असर भी करता है। लेकिन आप ज़रा तसव्वुर करें कि अगर वो मशरिक़ को मगरिब कह लें तो भाई ये तो नहीं माना जा सकता। आप कहें कि इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है, हम मान जाएंगे, लेकिन आप ये कहें कि इकोनॉमी भी ठीक है, तो भाई असद उमर साहब ये नहीं माना जा सकता। जब आप अब जरा तसव्वुर करें कि इमरान खान के बाद तहरीक इंसाफ में नंबर 2 या नंबर 3 की पोजीशन का हामिल, कैबिनेट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा अगर ये नहीं मान रहा कि मईशत ख़राब है, तो ठीक काहे की करनी है? ठीक है, इमरान खान साहब के ने अब तक आपको क्या ऐसी पॉलिसी दी है? मैं समझता हूँ इन्होंने बेस्ट पॉलिसी स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने कहा था हम कट्टे लेंगे, हम बच्चे लेंगे, हम मुर्गियाँ पालेंगे, हम छोटे कारखाने लगाएंगे। दैट वाज द बेस्ट, अगरचे आप रॉन्ग वर्डेड थी, लेकिन बेस्ट इकोनॉमिकल स्टेटमेंट, बेस्ट इकोनॉमी की पॉलिसी। उसके बाद अब पॉलिसी क्या है? लंगर खाने। उसके बाद पॉलिसी क्या है? पनाहगाहें। उसके बाद पॉलिसी क्या है? एहसास प्रोग्राम। उसके बाद क्या है? ये डेटाबेस में से गुजर के गुर्बत उस डेटाबेस में जाएगी, और उस डेटाबेस में जाके एक नई क्लैरिफिकेशन, एक नई सक्सेशन। ये आपकी हुकूमत है? जब आपकी पूरी हुकूमत की तवज्जो भीख मांगने और भीख देने पे है, जब आपकी पूरी तवज्जो पनाहगाहें और लंगर खाने बनाने में है, तो आपको क्या इकोनॉमी का पता? आपके नज़दीक तो इकोनॉमी ठीक ही है, क्योंकि फ़कीर के नज़दीक इकोनॉमी कभी ख़राब हुई है। बात यह है कि आपने जब लोग जब आपकी हुकूमत के अंदर बैठे मान ही नहीं रहे कि इकोनॉमी ख़राब है, तो ये शौकत तरीन बेचारा क्या कर लेगा? तो मेरा ख्याल ये है कि शौकत तरीन साहब के पास इज्जत का रास्ता ये है कि वो कम से कम काम करें, हाँ, क्योंकि ठीक नहीं होना इनसे। आपको लगता है कि शौकत तरीन साहब ने एक आइडियल टाइम में एंट्री मारी है वज़ीर ख़जाना की सीट पर, और वज़ीर आज़म इमरान खान से जब उनकी मुलाकात हुई थी 2 रोज़ पहले, तो वज़ीर आज़म ने भी एतमाद का इजहार किया था। ये काम कर दिखाएंगे, तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे? देखिए, मेरी तो शौकत तरीन साहब से कोई उम्मीदें नहीं है। मैंने तो कल अपने प्रोग्राम में, कल इसी प्रोग्राम में हम जब बात कर रहे थे, तो मैंने गुजारिश की थी कि आइंस्टाइन की डेफिनेशन है स्टूपिडिटी की, टू डू द सेम थिंग अगैन एंड अगैन एंड एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट। मेरी ये वजह है नाउमीदी की। मैं ऐसे शख्स से उम्मीद लगाना चाहता हूं जो कि एक दफ़ा पहले नाकाम ना हो चुका हो उस उम्मीद के अंदर। मैं शौकत तरीन साहब बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, शौकत तरीन साहब के पर्सनल बिजनेसेस बड़े अच्छे हैं, सिल्क बैंक दीगर चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही हैं, ओमनी ग्रुप के साथ उनकी अलायंसेस अच्छी चल रही होंगी। लेकिन क्योंकि शौकत तरीन साहब एक से ज़्यादा दफ़ा पाकिस्तान की वजारत ख़जाना के इंचार्ज रह चुके हैं, और उस वक्त के अंदर कोई दूध की नहरें नहीं बहीं इस मुल्क के अंदर, तो मैं इतना बाउमीद नहीं हूं। लेकिन मैं साथ ही साथ जरा हबीब साहब की जरा बात से भी एक कमेंट करना चाहता हूं कि हबीब साहब ने बड़ा ही अनफेयर एनालिसिस किया। अनफेयर एनालिसिस मेरे ख्याल में इस वजह से किया है कि हबीब साहब ने कहा है कि जब हुकूमत के अंदर कोई शख्स मान ही ना रहा हो कि इस हुकूमत के अंदर, पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर असद उमर और दीगर लोग ना मान रहे हों कि इकॉनमी कैसे ठीक होगी, तो इकॉनमी फिर कौन ठीक करेगा? ये बात हबीब साहब की दुरुस्त है कि इस हुकूमत के अंदर इकोनॉमी खराब है और लोग शायद उतना मान नहीं रहे, लेकिन ये कहना कि सिर्फ इस हुकूमत के अंदर लोगों ने इकोनॉमी की खराब होने की बात नहीं मानी, तो ये बात गलत है। कौन सी हुकूमत है पिछले 20 साल के अंदर, क्या ये बात दुरुस्त है कि जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत गई थी तो डॉलर 60 रुपए पे था, और जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई थी तो डॉलर 130 के करीब पहुंचने वाला था? इस 10 साल के पीरियड के अंदर जो हबीब साहब के दोस्त यारों की हुकूमत थी, या हबीब साहब के ख्याल में अच्छे इकोनॉमिस्ट की हुकूमत थी,
کون سے فائنانس منسٹر ہیں, کون سے پلاننگ منسٹر ہیں, کون سے پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے کہا ہو کہ ہاں میرے دور میں ایکچولی حکومت ٹھیک نہیں, میری دور میں اکانومی ٹھیک نہیں چل رہی. میرا خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آ کے یہ تقریر کرتے تھے کہ اکانومی میری ٹھیک نہیں چل رہی, کہ اکانومی میری ٹھیک نہیں چل رہی تھی. کیا زرداری صاحب کے نیچے آ کے کیا زرداری صاحب کے نیچے آ کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ایکچولی یہ شوکت ترین صاحب ماضی کے اندر جب زرداری صاحب کے وزیر خزانہ تھے تو کہتے تھے کہ نہیں میرا خیال اکانومی ٹھیک نہیں چل رہی. بھئی ہر حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو سچ جھوٹ کر کے, انفارچونیٹلی اس ملک کے اندر جھوٹ زیادہ اور سچ کم کر کے تو پروجیکٹ کرے. تو حبیب صاحب نے جو ملبہ صرف اسد عمر صاحب کے سر کے اوپر ڈال دیا اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پر ڈال دیا, میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا. اچھا جی مجھے معاف کر دیں اگر میری اس بنیاد سے اسد عمر کے بارے میں کچھ کہنے سے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اسحاق ڈار کی اکنامک پالیسیز کو سپورٹ کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, آپ بھی مجھے معاف کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہت ساری خرابیاں دراصل اسحاق ڈار کی پیدا کی ہوئی ہیں. اچھا جی, اصل بات یہ ہے کہ یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ پاکستان میں اکانومی کے بارے میں ایک سنجیدہ اکانومسٹ, ایک ایسا آدمی جو اکانومی کے بارے میں ایک ویژن رکھتا ہو, منشی گیری نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے نا, آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ بک کیپنگ میں اور اکانومی میں بہت بڑا فرق ہے. ایک آدمی ہے جو سوچے کہ پاکستان کو 20 سال بعد اکانومی کیسے ہونی ہے, 10 سال بعد کیسے ہونی ہے. یہ تو حبیب صاحب بڑی دور کی بات, پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے رات کے اندھیرے میں بھاگ جانے والے فائنانس منسٹر میں اور یہاں رکنے والے میں بھی فرق ہے. نہیں, اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس طرح اکانومی کے بارے میں شوکت ترین کچھ سوچ لیں گے تو میں اس پہ بھی معذرت چاہتا ہوں, شوکت ترین صاحب بھی انویژن کرنے والے اکانومسٹ نہیں ہیں. وہ صرف چیزوں کو نٹ بولٹ ٹائٹ کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ کہیں کہ پاکستان میں کون شخص ہے جو باقاعدہ ایسا سوچتا ہے 10 سال 15 سال 20 سال بعد کا, تو اس کا نام ہے سلمان شاہ. یہ پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن چونکہ ہم نے لائق آدمیوں کو بے عزت کرنا ہے, چونکہ ہم نے لائق آدمیوں کو اپنے اسٹیٹ کے سٹرکچر کے اندر نہیں آنے دینا, کیونکہ ہم نے لائق آدمیوں سے ہماری حکومت ڈیسٹیبلائز ہو سکتی ہے, کیونکہ لائق آدمیوں کی موجودگی میں ہمیں اپنی نالائقی کا احساس زیادہ ہوتا ہے. اس لیے سلمان شاہ کا علاج ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک گوشہ گمنامی میں گم ہو جائے. باقی سارے جو اس طرح کے لوگ ہیں, حفیظ شیخ جیسے اور ڈاکٹر رضا باقر جیسے, یہ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آیا کریں گے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ پھر میں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کی عزت کرتا ہوں, لیکن میرے خیال میں یہ ایسے نہیں ہے کہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب پاکستان کے سب سے بہترین اور ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور میں سوری ایک گزارش کرتا چلوں کہ اگر وہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے تو مہربانی کر کے عثمان بزدار صاحب کو چینی پہ, نہیں عثمان بزدار سنے تو صحیح, چینی پہ کوئی دوسرے اکانومسٹ کا نام بھی تو لے لو, بتا دو نا کون ہے. آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی, اللہ نے کے بعد.